जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हमारा जो विषय है वो है प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। जिसमें हम देखेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी को ज़्यादा हम कवर नहीं करेंगे, हम वही कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है वही हम इस क्लास में आज देखेंगे। प्राचीन भारत, जो विदेशी यात्री आए, भारत एंशिएंट हिस्ट्री, जो प्राचीन भारत का जो ट्रेडिशन है इतिहास लिखने का, उसमें तरह तरह के विदेशी यात्री जो आए उन्होंने क्या व्याख्या किया भारत के बारे में, और उन्होंने क्या लिखा, उनके कौन से ग्रंथ थे, मतलब उनके बुक, जिस बुक के माध्यम से उन्होंने भारत के बारे में लिखा, वो सब देखेंगे। ये सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में फैक्ट ही पूछेगा और समझते हुए, कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम फैक्ट को समझेंगे। जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, सबसे पहले हम देखें इतिहास क्या होता है। इतिहास क्या होता है? इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है। अतीत को जानने का एक इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है, जो किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा इतिहास के द्वारा हम उस राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। हम उस राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। अतीत से क्या, उसके द्वारा अतीत को किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। अतीत से यहाँ तात्पर्य है, अतीत से यहाँ मतलब है उस राष्ट्र या समाज की सभ्यता और संस्कृति। उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जानते हैं हम। उस अतीत से हम मतलब है उस समाज के जो ट्रेडिशन है, वहाँ पर जो सांस्कृतिक कल्चर है, वहाँ का जो सभ्यता है, उसको जानते हैं हम। जैसे हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का मतलब संरचना कैसे था, भौगोलिक संरचना देखते हैं, वहाँ सभ्यता कैसी थी, संस्कृति कैसे थी, वहाँ सब कुछ इसी सभ्यता और संस्कृति में आ जाएगा। आप इसे आपसे कोई पूछता है, बोले इतिहास पढ़ रहे हैं, पूछ लेगा इतिहास का मतलब क्या है, तो आप इतिहास का मतलब अगर आप इतना बता देंगे कि किसी देश या राष्ट्र या समाज के हम अतीत को जानते हैं इतिहास के माध्यम से। अतीत से मतलब है सभ्यता और संस्कृति, अगर बता देंगे, इसका बहुत अच्छा डेफिनेशन है ये। अगर सभ्यता और संस्कृति अगर हम देखें, सभ्यता और संस्कृति का क्या मतलब है, इसमें सभ्यता क्या है, बाहरी आवरण है, किसी चीज़ का बाहरी आवरण है सभ्यता। और संस्कृति क्या है, उसके अंदर का गुण है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे फूल क्या है, उसका जो बाहरी जो उसका आवरण है, फूल का जो बनावट है, वो सभ्यता है।
और जो उसकी सुगंध है वो संस्कृति है। ये मतलब ऐसे आप समझिए। तो आगे ज़्यादा इस पर चर्चा ना करते हुए हम देखेंगे आगे इसमें भारत। भारत शब्द जो है भारत जो है ऋग्वेद काल से ही ऋग्वेद काल से भारत नाम से जाना जाता है। हम लोग पढ़े होंगे भारत नाम भरत कबीले से, जो भरत राजा थे, जो कबीला था एक, उससे पढ़ा है। तो क्योंकि ये इतना प्रचलन हो गया इसका, एग्ज़ाम में ये नहीं पूछे कि मतलब भारत नाम किससे पढ़ा है। तो यहाँ देखिए ये पूछ सकता है भारत नाम जो प्रचलन है कहाँ से, कैसे, किससे शुरुआत हुआ, ये पूछ सकता है। ये ऋग्वेद काल से इसको माना जाता है, ऋग्वेद काल से इसको माना जाता है। क्योंकि भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग है। भारत जो है जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है भारत जम्बू द्वीप का कौन सा भाग है, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्व, कौन सा भाग है। तो भारत जो है जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग है। जैसे हम लोग कहाँ दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, अगर विश्व के मानचित्र में देखा जाए तो आप उससे लगा सकते हैं कि हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। इस जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग है भारत। अब इंडिया इसका नाम किसने दिया, इसको देखें। इंडिया जो है इंडिया आप लोग सुने होंगे ईरानियों ने दिया, क्योंकि ईरानियों में पूछ सकता है कौन से ईरानी थे। ये हखमनी साम्राज्य जो था वो ईरानियों ने दिया। हखमनी ईरानियों द्वारा इंडिया नाम दिया गया, हखमनी ईरानियों द्वारा दिया गया। अब इंडोस किसने कहा, इंडिया को इंडोस किसने कहा, इंडोस यूनानियों ने कहा। यूनानियों द्वारा इंडोस कहा गया। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है एग्ज़ाम में। वैसे तो भले एग्ज़ाम में जब बैठो, जो एग्ज़ाम का प्रेशर है ना, सब कुछ उल्टा सीधा। जैसे इंडिया हखमनी ईरानियों ने दिया, इंडोस यूनानियों ने दिया। इंडिया ऐसे आप इसको सिली बना के चिपका सकते हो, या एक दो बार बढ़िया से अगर आप स्मरण कर लिए, याद कर लिए अच्छे से, तो आपको ये नहीं भूलेगा। उसके बाद इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो इंडिया को चीनियों ने क्या कहा, जो चीन के मतलब राजदूत थे, जो वहाँ के यात्री थे, उन्होंने क्या कहा। यहीं पर देख लेते हैं। चीनी जो है उन्होंने कहा उन्होंने पहले तिएन चू, पहले नाम उन्होंने दिया क्या, तिएन चू। फिर उसके बाद इसी में आया चुआंतू। या इसको इसलिए बता रहे हैं एग्जाम में कोई भी देके पूछ सकता है। उसके बाद लास्ट फाइनल जो माना जाता है वो येन तू माना जाता है। येन तू यही माना जाता है।
ये अब नहीं माना जाता है। येन तू, चीनी भारत को क्या कहे, येन तू कहे, क्योंकि ज़्यादा प्रचलन में सब यही पढ़ाते हैं और यही लोग पढ़ते हैं कि ईरानियों ने क्या कहा, इंडिया, इंडो, जम्मू द्वीप, ऋग्वेद काल में यही सब। जो चीन क्या बहुत कम ही देखने को मिलता है। चीन ने क्या है, येन तू, यही अब माना जाता है। एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित उल्लेख कब हुआ? एक प्रदेश के रूप में, एक प्रदेश के रूप में भारत का, एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित उल्लेख, प्रथम सुनिश्चित उल्लेख, प्रथम सुनिश्चित उल्लेख ये 5th 6th सेंचुरी बीसी, 5th से 6th सेंचुरी बीसी के बीच माना जाता है। ये भी पाणिनि की एक पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। ये पाणिनि की पुस्तक, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें एक चीनी यात्री था इत्सिंग, उसने क्या कहा, इसी में देख लीजिए। इत्सिंग जो था, चीनी यात्री था, इसने भारत को आर्य देश या ब्रह्म राष्ट्र कहा। आर्य देश या ब्रह्म राष्ट्र कहा। इत्सिंग ने भारत को आर्य देश या ब्रह्म राष्ट्र कहा। इत्सिंग ने अब क्या बेसिक हमने देखा भारत के बारे में, क्या किसने क्या कहा, भारत का अतीत क्या था, अतीत में मतलब उसको मतलब किस नाम से जाना गया, इसको देखा। उसके बाद इतिहास का जो डिफिनेशन है उसको देखा, और भारत का सर्वप्रथम उल्लेख जो है, भारत एक प्रदेश के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख 5th से 6th सेंचुरी बीसी, और ये मिलता है पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में, जो कि ये पुस्तक अभी मतलब मूल रूप से अवेलेबल नहीं है। इसके कुछ ग्रंथ मतलब इसकी कुछ जो पंक्तियां हैं, कुछ पेज हैं, अन्य पुस्तकों में देखने को मिलता है। उसके बाद आके हम देखेंगे जो प्रारंभिक विदेशी यात्री थे उनके बारे में। हमारा अगला टॉपिक है प्रारंभिक विदेशी यात्री। प्रारंभिक विदेशी यात्री, प्रारंभिक विदेशी यात्री, इसमें प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में सबसे पहला प्रयास किसने किया? प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में पहला प्रयास किसने किया? प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में पहला प्रयास किसने किया? यूनानी लेखक द्वारा किया गया। ये यूनानी लेखक द्वारा किया गया। यूनानी लेखक
यूनानी लेखक द्वारा किया गया, लेकिन विस्तार किसने दिया? विस्तार दिया मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, विस्तार किसने दिया? मेगास्थनीज ने, जिसकी पुस्तक है इंडिका। जो कि मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। पूछ सकता है एग्जाम में मूल रूप से उपलब्ध है कि नहीं है। ये इंडिका जो है मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले सर्वप्रथम लिखने का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो यूनानी लेखक ने किया, लेकिन विस्तार जो है मेगास्थनीज की पुस्तक में मिलता है। इसका मेगास्थनीज ने किया, उसकी पुस्तक इंडिका है। उसके बाद ये प्रथम चरण जैसे देखा जाए तो ये प्रथम चरण था। दूसरे चरण में अलबरूनी ने किया, ये पहला चरण है, या इसको चरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद चरण सेकंड दूसरे में किया अलबरूनी। अलबरूनी ने किया। इसकी पुस्तक क्या है? इसकी पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। तहकीके हिंद मतलब भारत की खोज। इसको हिंदी में अगर हम देखें तो भारत की खोज इसको कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? भारत की खोज। अब इसका योगदान अगर देखें ज्ञान विज्ञान, इसमें जो अलबरूनी का जो योगदान है, ज्ञान विज्ञान समाज दर्शन संस्कृति से लेकर विस्तार किया या लिखा भारत के बारे में। ज्ञान विज्ञान समाज दर्शन संस्कृति यहाँ की कैसी है, ये सब अलबरूनी ने अपने पुस्तक तहकीके हिंद या किताबुल हिंद में लिखा। उसके बाद देखते हैं सिकंदर के पश्चात जो राजदूत कहें या जो विदेशी यात्री थे उसको कहें, उसको देखें। अब सिकंदर के पश्चात यहाँ चरण 3 लिख लेते हैं। चरण 3 सिकंदर के पश्चात, सिकंदर के पश्चात सिकंदर के पश्चात अगर देखें तो कौन कौन से, जैसे कितने मतलब जो विदेशी यात्री थे या राजदूत कहे कि मतलब किसके शासनकाल में कौन आया। पहले देखें मेगास्थनीज, डायमेकस, उसके बाद डायनोसियस, ये मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस यूनानी शासकों द्वारा, ये क्या है? यूनानी
शासकों द्वारा भारत शासकों द्वारा भेजे गए भारत। किसके शासनकाल में आए ये आए मौर्य दरबार में भेजे गए, मतलब मौर्य काल में आए, मौर्य दरबार में। अब इसमें इंपॉर्टेंट मेगास्थनीज अगर देखें, इंपॉर्टेंट है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये किसके शासनकाल में आया? ये चंद्रगुप्त मौर्य, निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य काल में। ये निकेटर का राजदूत था, यूनान के राजा निकेटर का राजदूत था, निकेटर का राजदूत था। क्योंकि पूछ सकता ना किसके द्वारा भेजा गया, किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया, निकेटर का राजदूत था। जो भारत का भूगोल है सबसे पहले किसने लिखा? भारत का भूगोल मतलब भारत के भूगोल के बारे में जो आकृति है, संरचना है, मैप समझ लीजिए, किसने बनाया? यहीं पर देख लेते हैं। ये भारत का भूगोल जो है बनाया टॉलमी ने। किसने बनाया? टॉलमी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत का भूगोल या मैप किसने सबसे पहले बनाया? तो टॉलमी ने बनाया। उसके बाद इसी में एक आया, इसको इम्पॉर्टेंट नहीं लेकिन उसका बुक जो है इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है प्लिनी। प्लिनी, इसकी बुक है नेचुरल हिस्टोरिका की बुक है, नेचुरल हिस्टोरिका, इसकी बुक है नेचुरल हिस्टोरिका। उसके बाद हम देखें जो चीनी यात्री थे उनका कालक्रम पूछता है, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। जो मॉडल है कालक्रम पूछता है, पीसीएस का तो बहुत है, क्योंकि कालक्रम पूछ सकता है या उनका ईयर पूछ सकता है, किस ईयर में कौन आया, या सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया, ये कहाँ। क्योंकि क्या है, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कौन चीनी है, कौन यूनानी है, कौन अरबी है, कौन फारसी है, कौन कहाँ से आया, यही पढ़ लेते हैं। सीरियल वाइज सीक्वेंस उनका नहीं पढ़ते, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, या किस ईयर में आया कौन, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसके तो सब पढ़ते हैं कि मतलब कौन कहाँ का था, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है ये सब रटे हैं। उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, बदल रहा है, क्योंकि उसके पास है नहीं क्या पूछे। अब एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पूछेगा, ऐसे ये ज्योग्राफी है नहीं, थोड़ा करंट से रिलेटेड है, करंट आ जाएगा इसमें। हाँ, कल्चर में करंट है, ये कह सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में कल्चर में अगर जाएंगे हम तो वहाँ करंट अच्छे मात्रा में आपको मिलेगा। इसके बाद हम देखे हैं चीनी यात्री, चरण 4। उसके बाद चौथा चरण में देखेंगे चौथे चरण में देखेंगे चीनी यात्री। चीनी यात्री सबसे पहले जो है आया फाहियान।
फाहियान। सबसे पहले आया फाहियान, वो भी आया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया। ये आया 375 से 415, ये 375 से 415 BC। 375 से 415 ईस्वी, BC नहीं रहेगा। अब इसमें आगे देखिए, ये मध्य देश की जनता को इसने क्या कहा, भारत की जनता को इसने क्या कहा? मध्य देश के लोगों को, या भारत के ले लीजिए, लोगों को क्या कहा इसने? इसने बताया सुखी और समृद्ध, सुखी और समृद्ध, सुखी और समृद्ध बताया इसने। मध्य देश, जो मध्य भारत जहाँ ये आया, इसने वहाँ के लोगों को सुखी और समृद्ध बताया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा है, ये PYQ आप देखिए, पूछा है कि इसने भारत के लोगों को क्या कहा, या भारत की परिस्थिति क्या थी उस समय, वहाँ की व्यवस्था कैसी थी, ये इसके बारे में पूछ सकता है। उसके बाद सांगयून, उसके बाद नमो इन लोगों का सांगयून दूसरे नंबर पर आया। सांगयून ये आया 518 ईस्वी में, 518 भारत आया। हुएन त्सांग, ये नाम क्या है, नाम में थोड़ा डाउट रहता है, क्योंकि किताबों में एक किताबों में अलग अलग, किसी किताब में अलग नाम है, किसी किताब में अलग। नमो वही है, हुएन त्सांग, लेकिन उसका जो वर्ड है वो थोड़ा चेंज रहता है, उसमें उच्चारण में वही आता है। क्योंकि उच्चारण क्या है, आप जैसे भी आप इंडिया में ही ले लीजिए, आप दक्षिण भारत में चले जाइए, वहाँ के व्यक्तियों का नाम लेने में थोड़ा आपको उच्चारण करने में थोड़ी कठिनाई होगी, इसलिए हम लोगों को कठिनाई होती है इस उच्चारण में, नाम में। लेकिन क्या है, इसको हुएन त्सांग कहते हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण है सभी चीनी यात्रियों में। ये आया 629 में, ये आया 629 में, जो लगभग 16 वर्षों तक भारत रहा। ये लगभग 16 वर्षों तक भारत में, 16 वर्षों तक भारत में रहा। इसकी पुस्तक है CU की, इसकी जो पुस्तक है, इसकी पुस्तक CU की, CU की, इसकी जो बुक है CU की, 138 देशों का विवरण इसमें मिलता है। CU की में क्या है, 138 देशों का विवरण, 138 देशों का विवरण इसमें मिलता है।
अब अगर एग्ज़ाम में इसे ज़्यादा डीपली अगर जाएगा तो पूछ सकता है इसकी जीवनी किसने लिखी। ह्वेन सांग की जीवनी किसने लिखी। इसकी जीवनी जो है वी ली ने लिखी। वी ली ने, वी ली थोड़ा अलग अलग रहेगा। वी ली, इसकी जीवनी वी ली ने लिखी। अब उसके बाद एक और है इत्सिंग, वो 671 में आया। चौथा नंबर है इत्सिंग। इत्सिंग आया 671 में। ये 671 में आया। ये नालंदा और विक्रमशिला दोनों स्थानों पर गया। ये नालंदा और विक्रमशिला, नालंदा और विक्रमशिला दोनों स्थानों पर गया। उसके बाद अन्य यात्री जो थे उसको यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद जो 5 नंबर पे हैं, दो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप लिख लीजिए। इसमें आ जाएंगे मा त्वान लिन, मा त्वान लिन। उसके बाद एक आ जाएगा चाउ जू कुआ, चाउ जू कुआ, चाउ जू कुआ। ये जो है हर्षपूर्व, जो हर्षवर्धन के पूर्व में आया और ये चोल काल में आया। ये जो है चोल काल में आया, ये हर्षपूर्व आया। ये हर्षपूर्व आया, ये चोल काल में आया। हम लोगों ने देखा आज इतिहास क्या होता है। उसके बाद भारत का जो बेसिक भारत का नामकरण जो था उसको देखा। उसके बाद चीनी यात्रियों को देखा, किसकी कौन सी बुक है, कौन यात्री किस काल में आया। क्योंकि चीनी यात्रियों का सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो याद करने में बहुत आसानी होगी। और अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया कि किस काल में कौन आया, सबसे पहले कौन आया, तो क्या है, इसको सीक्वेंस वाइज याद करने में 4-5 ही तो इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अगर एक पकड़ लिए, एक या 2 ऑप्शन पकड़ लिए तो हो गया काम। एलिमिनेट करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगले सेशन में हम देखेंगे जो अरबी यात्री थे। उसके बाद अरबी यात्री के बाद देखेंगे जो पुरातात्विक स्रोत क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अभिलेख, शिलालेख जो है उसको देखेंगे क्या होता है। प्राचीन इतिहास का जो बेसिक है, बेसिक क्या है, ये बेसिक से हमने बेसिक से एडवांस तक कवर किया कि नहीं, बेसिक से एडवांस तक कवर किया। ऐसे पहले बेसिक जानेंगे किसी चीज़ का, उसके बाद उसका एडवांस देखेंगे कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।